बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमने लेक्चर नंबर 1 में जो हमारा टॉपिक कवर किया था, चैप्टर नंबर 12 का वेव्स एंड साउंड, उसमें हमारा जो पहला टॉपिक कवर हुआ था वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्क्वैश स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था। कंडीशंस पढ़ी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 कवर कर रहे हैं, और लेक्चर नंबर 2 है हमारा सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 आपका सिंपल पेंडुलम। इसके अलावा हम एक छोटा सब टॉपिक कवर करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस। उसको मैंने अपने मेजर टॉपिक के अंदर कवर जो है मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि वो इसका छोटा सा टॉपिक है, इसी सिंपल पेंडुलम के बाद ही जो है इसी का पार्ट है। तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ, सिंपल पेंडुलम। Simple pendulum, if a point mass is suspended by mass of an ideal and weightless spring and it is hanged by a rigid support, then the system is called simple pendulum as shown in the figure. देखिए बेटा, अगर एक मास को एक स्प्रिंग के साथ अटैच करके हैंग किया जाए, ठीक है, एक मास को एक स्प्रिंग किसी भी थ्रेड की मदद से, किसी भी रॉप की मदद से अटैच करके हैंग किया जाए इस तरीके से कि वो फ्रीली मूव कर सके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, तो उसमें उस जो पूरा प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक मास है जिसकी मीन पोजीशन हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका पेंडुलम है जो कि बिल्कुल सेंटर पर है। ओ, ये जो छोटा सा डॉट नजर आ रहा है जो कि एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, सॉरी आपके रोप के साथ कनेक्टेड है। ये ऊपर उसको उसका है जो है आपका हैंडल है जहां पर उस रोप को हमने टाई किया हुआ है, नॉट लगाई हुई है उसकी। अब अगर यहाँ पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन रिकॉल कर लें कि ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हो और बिटवीन टू पॉइंट्स हो, दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, जो कि वाइब्रेटरी मोशन एग्जिस्ट करता हो, जिसमें वाइब्रेशन जनरेट हो, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा हो, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और उसकी कुछ कंडीशंस भी थी कि उसकी कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए उसके अंदर, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, जो कि हम लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब इसमें आपके पास ये पेंडुलम है, अब हमने इसको यहाँ पर डिस्टर्ब किया, यानी उसको एक पॉइंट पर लेकर गए, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए तक लेकर गए, ये उसकी मेन पोजीशन थी ओ, यहाँ से हमने उसको डिस्टर्ब करके पॉइंट ए तक लेकर गए और उसको रिलीज कर दिया, यानी कि हमने छोड़ दिया फ्रीली मूव करने के लिए। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी उसकी, यानी कि ये पॉइंट ए से अपनी मेन पोजीशन पर नहीं आएगा बल्कि अपनी मेन पोजीशन से आगे निकल जाएगा, पॉइंट ए से बी की तरफ मूव होगा, फिर अगेन बी से ए की तरफ मूव होगा, फिर ए से बी की तरफ मूव होगा, और ये कंटिन्यूसली रिपीटेडली अपने आप को मूव करता रहेगा, लेफ्ट टू राइट स्विंग करता रहेगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें सिंगल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है इसके अंदर, तो इस वजह से इसके अंदर कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगी। ठीक है, इसके अंदर जब हमने इसको पॉइंट ए तक लेकर गए तो ये इसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी, और जब हम उसको जो है पॉइंट ए पर ले जाने के बाद छोड़ेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा बजाय मेन पोजीशन पर रुकने के। ठीक है, बजाय ये अपने मेन पोजीशन पर आने के ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, और लेफ्ट यहाँ पर, और हर मूवमेंट के अंदर इसकी डिस्प्लेसमेंट पहले वाली मूवमेंट के मुकाबले में कम होती रहेगी। ये पॉइंट जहन में रखिएगा कि हर मूवमेंट में इसकी डिस्प्लेसमेंट पहले वाले पॉइंट के मुकाबले में कम होती रहेगी, यानी पहले ए से बी तक फुल इसने एक राउंड कंप्लीट किया, अब अगली बार वो पूरा ए तक नहीं आएगा बल्कि ए से थोड़ा सा पहले आएगा, और इसी तरह जब वो नेक्स्ट मूव कर रहा होगा तो पूरा बी तक नहीं पहुंचेगा बल्कि बी से थोड़ा सा पहले, उसकी थर्ड मूवमेंट के अंदर वो और पीछे की तरफ, फोर्थ मूवमेंट के अंदर और पीछे की तरफ, और इस तरह एक पॉइंट आएगा
कि जहां पर वो अपनी मीन पोजीशन पर यानी कि बीच वाली पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। ठीक है, जहां पर वो अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। तो ये जो पूरा इसका प्रोसीजर कहलाएगा, ये कहलाएगा उसका सिंपल पेंडुलम। और ये पूरा जो डिटेल जो आपको समझाई है, ये कहलाएगी एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। यानी अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम में सवाल आ जाता है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम, कि सिंपल पेंडुलम के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, तो वो आप इस तरीके से करेंगे। ये पूरा आप इसमें डिटेल में लिख देंगे कि अगर हम एक पेंडुलम को डिटेल पॉइंट ए पर ले जाकर जो है वो फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दें, तो वो वाइब्रेटरी मोशन जनरेट करता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और ये वाइब्रेटरी मोशन टाइम टू टाइम डिक्रीज होता रहता है और एक पॉइंट आता है कि पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन के ऊपर रुक जाए। और इसी से रिलेट आपका जो है वो मैट्रिक क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा। अब अगर हम सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला देखें तो सिंपल पेंडुलम का बेटा टाइम पीरियड का कि उसने जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन की हैं, हमारा टारगेट है फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि उसकी नंबर ऑफ 20 वाइब्रेशन यानी कि 20 टाइम्स वो अपने लेफ्ट टू राइट जब मूव हो रहा है तो वो कितने सेकंड्स के अंदर हो रहा है। 20 टाइम्स जब वो लेफ्ट और राइट मूव हो रहा है तो वो कितने सेकंड्स में जो है वो ये टाइम कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम पीरियड की बेसिक डेफिनेशन भी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है वो उसका टाइम पीरियड कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पाई यहाँ पर आपकी फिक्स वैल्यू कहलाती है 3.14 जिसको 22/7 भी लिख सकते हैं, और टी आपका टाइम पीरियड। अच्छा, इसके अलावा एक बात और कि बेटा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर, और इसको आप प्रैक्टिकली भी करेंगे अपने मैट्रिक के प्रैक्टिकल में कि थ्रेड की लेंथ जितनी लंबी होगी टाइम पीरियड उतना ही जो है वो उसका ज्यादा आएगा, और थ्रेड की लेंथ जितनी कम होगी टाइम पीरियड उसका उतना ही कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक थ्रेड लें 100 सेंटीमीटर का, उसमें हम बॉब को अटैच करें और उसके बाद उसको फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दें, और अगर हम उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन देखें 20 वाइब्रेशन कितने टाइम में हुई है, तो उसका टाइम पीरियड अराउंड आता है 41.3 सेकेंड या 41.7 सेकेंड। अब अगर हम उस थ्रेड की लेंथ को कम कर दें और थ्रेड की लेंथ को कम करें और उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हमने कम कर ली, 100 से हम उसको 90 सेंटीमीटर पर लेंगे। अब अगर हम उसका टाइम पीरियड को नोट करें तो उसका टाइम पीरियड आता है 37 सेकेंड। अगर हम उसको और कम कर दें 90 से 80 की तरफ ले जाएं थ्रेड की लेंथ को, और फिर उसका टाइम पीरियड नोट करें यानी कि 20 वाइब्रेशन कितने सेकंड में हो रही है, तो अब की बार 20 वाइब्रेशन जो है वो 36 सेकंड में हो। तो ये जो डिफरेंस आएगा, फर्स्ट टाइम में 20 वाइब्रेशन जब 100 सेंटीमीटर की लेंथ थी तो आपकी आई 41, सेकेंड टाइम में जब लेंथ आपने कम करके 90 सेंटीमीटर कर दी तो 20 वाइब्रेशन का जो टाइम नोट किया आपने वो था 37, और थर्ड टाइम में जब आपने उसकी लेंथ को और रिड्यूस कर दिया और उसकी लेंथ आपने 80 सेंटीमीटर कर दी तो टाइम पीरियड था आपका 36 सेकंड, यानी 1 सेकंड का फर्क है 20 वाइब्रेशन का। तो किसी भी पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर, और ये चीज आपके एमसीक्यूज में भी आती है। तो यहाँ पर ये सिंपल पेंडुलम का टॉपिक आपका कवर होता है। अब जो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स वाइब्रेशन, इसके अलावा रेजोनेंस। तो सबसे पहले तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, देखिए बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी बाय विच इट वाइब्रेट व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड आफ्टर बीइंग सेट इनटू अ वाइब्रेटिंग मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वाइब्रेटरी मोशन में लेकर आए और उसको फ्रीली मूव करने दें, यानी हम एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगाएं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोबारा फिगर की तरफ जाते हैं, आपने पेंडुलम को पॉइंट ए तक स्ट्रेच किया और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया ताकि वो फ्रीली मूव हो। अब आप उसको बार बार पुश नहीं करेंगे,
वो फ्रीली जो मूव हो रहा है अपनी नेचुरल अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो जो उसकी मूवमेंट कहलाएगी, जो उसकी फ्रीली मूवमेंट है और आप कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा रहे, तो वो उसकी कहलाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच ओनली डिपेंड्स अपॉन लेंथ। अब देखें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी न किसी चीज पर डिपेंड होती है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो सिंपल पेंडुलम है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ के ऊपर। अगर आप उसकी लेंथ को कम करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जैसे टाइम पीरियड उसका कम आ रहा था। और अगर आप उसका जो है वो लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि टाइम पीरियड आपका ज्यादा आ रहा था लेंथ इंक्रीज करने पर। लेकिन वेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप एक बॉब है जो आपने बॉल अटैच की हुई है उस स्प्रिंग के साथ, सॉरी उस रोप के साथ, तो अगर आपकी वो बॉल का वेट फॉर एग्जांपल पहले था 500 ग्राम, फिर आपने वेट बढ़ा के 700 ग्राम कर दिया, 900 ग्राम कर दिया, तो उससे उसके टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपके पास फोर्स वाइब्रेशन। बेटा फोर्स वाइब्रेशन रेजोनेंस का टॉपिक समझने के लिए फोर्स वाइब्रेशन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फोर्स वाइब्रेशन क्या है? इफ अ बॉडी vibrating with its natural frequency is placed contact with a second body, the latter will also be force vibrate at the same frequency as the former. Then the vibration of a second body is called force vibration. देखिए बेटा, फोर्स वाइब्रेशन किसको कहते हैं? कि अगर एक बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है और वो वाइब्रेशन की वजह से, उसकी वाइब्रेशन की वजह से वो अपनी वाइब्रेशन की वजह से किसी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में आती है, तो दूसरी बॉडी जो कि पहले बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन में थी वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी पहली वाली बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन। इसको मैं सिंपल एक तरीके से इस तरीके से समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर कोई बहुत तेज साउंड होती है, फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो बॉम्ब ब्लास्ट होने के का आपने सीन मुख्तलिफ मूवीज में भी देखा होगा, कभी मुख्तलिफ न्यूज वगैरह में भी देखा होगा कि नियर बाय जो कार्स होती हैं उनके शीशे टूट जाते हैं। ठीक है। या जो नियर बाय बिल्डिंग्स होती हैं उनके शीशे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उनके जो ग्लासेस होते हैं विंडोज के वो वाइब्रेट करते हैं बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से, ग्लास की वजह से। वो क्यों? क्योंकि बेटा जो ब्लास्ट हुआ है वो तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर हुआ है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी का असर जो नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं उन पर भी पड़ता है। तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट उस पहले वाली ब्लास्ट की फ्रीक्वेंसी की वजह से, ब्लास्ट की वाइब्रेशन की वजह से खुद भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो कांस्टेंट थे, बिल्कुल रुके हुए थे, स्टेशनरी पोजीशन में थे, जब ब्लास्ट की वजह से उसके अपने अंदर जो है वो मूवमेंट जनरेट होगी, और ये जो मूवमेंट कहलाती है ये कहलाती है आपकी फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने की वजह से दूसरा जबरदस्ती वाइब्रेट करना शुरू कर दे तो वो फोर्स वाइब्रेशन कहलाता है। अब फोर्स वाइब्रेशन का डायरेक्टली लिंक है रेजोनेंस के साथ। whenever the frequency of a vibrating body acting on a system coincide with the natural frequency of the system, then the induced or forced vibration has a very large amplitude. This unique case of forced vibration is called resonance. ठीक है। क्या बेटा, इसकी मैं डेफिनेशन समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल दे दूं तो उससे डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी कि ये आपके पास मल्टीपल पेंडुलम्स हैं जो कि एक रॉड के साथ कनेक्टेड है। पेंडुलम ए, पेंडुलम बी, पेंडुलम सी, पेंडुलम डी एंड पेंडुलम ई। अब अगर हम किसी भी एक पेंडुलम को जो है वो डिस्टर्ब करें, फॉर एग्जांपल हम पेंडुलम ए को मूव करना शुरू करते हैं, इसके अंदर हम डिस्टर्बेंस लेकर आते हैं, इसको हमने थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर गए और रिलीज कर दिया। रिलीज किया तो ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। अब जब ये यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो लेफ्ट टू राइट मूव करने की वजह से ये ई पेंडुलम जो है वो डी से टकराएगा, डी सी से, सी बी से और बी ए से। अब मूवमेंट सिर्फ एक पेंडुलम में हमने जनरेट की थी, लेकिन इस एक की वजह से बाकी पेंडुलम्स भी मूव करना शुरू कर दिए लेफ्ट टू राइट। तो बेटा ये जो था ये आपका सोर्स था जिसकी वजह से जो जो मूवमेंट की वजह बन गए, और ये जो थे ये आपके ऑब्जेक्ट थे जो इस सोर्स का विक्टिम हो रहा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है।
तो बेटा यहाँ पर इस पेंडुलम के मूव करने की वजह से ये जो बाकी पेंडुलम्स मूव हो रहे हैं, ये चीज कहलाएगी फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, जो अभी मैंने समझाया था कि एक ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से दूसरा भी मूव करना शुरू कर दे, तो ये आपका कहलाएगा फोर्स वाइब्रेशन। और फोर्स वाइब्रेशन के अंदर भी वो ऑब्जेक्ट जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो, इन तमाम पेंडुलम्स में पेंडुलम बी जो है वो सबसे ज्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड पर मूव करेगा। फोर्स वाइब्रेशन सबसे ज्यादा जनरेट होगी इसके अंदर। तो वो ऑब्जेक्ट जो अपने सबसे ज्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड पर मूव कर रहा हो बिकॉज ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर वही है बात बोली है डेफिनेशन के अंदर कि whenever the frequency of a vibrating body acting on a system coincide with the natural frequency of the system, then the induced or forced vibration has a very large amplitude। कि पहले वाले ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, जो दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्सली वाइब्रेट कर रहा है, जब वो एक लार्ज एम्पलीट्यूड से मूव करना शुरू कर दे, तो वो लार्ज एम्पलीट्यूड से मूव करना उसका कहलाता है रेजोनेंस। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर उसी चीज को जो है उन्होंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है कि हम अगर पेंडुलम ई को मूव करवाएंगे तो उसकी वजह से बाकी पेंडुलम्स में वाइब्रेशन जनरेट होगी, और जिसकी वजह से सारे पेंडुलम्स अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन पेंडुलम बी जो है वो सबसे ज्यादा तेज वाइब्रेट कर रहा होगा, सबसे ज्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट कर रहा होगा। तो ये जो लार्ज एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है जो पेंडुलम, उसको हम कहेंगे रेजोनेंस। सी डी और ए में रेजोनेंस जनरेट नहीं होगी क्योंकि ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, जबकि बी जो है एक लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है तो वो उसकी रेजोनेंस कहलाएगी। अब इसी में बेटा, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप इसको कॉपी डाउन कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ रेजोनेंस की डेफिनेशन कॉपी डाउन करनी है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेजोनेंस कॉपी में नहीं लिखना, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था। अब इसी में एक बेटा रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में रीजंस भी बनते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आ जाते हैं कि व्हाई ऑन अ सर्टेन ब्रिज इट इज रिटन दैट द सोल्जर्स मस्ट मार्च आउट ऑफ द स्टेप व्हाइल क्रॉसिंग द ब्रिज। अब बेटा ये ध्यान में रखिएगा कि जब सोल्जर्स मार्चिंग कर रहे होते हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट राइट जो उनका मार्च होता है, सोल्जर मार्च, जब वो किसी ब्रिज पर पहुंचते हैं तो वो अपना मार्च रोक देते हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलते हुए ब्रिज से ब्रिज को क्रॉस करते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, किसी भी आर्मी के सोल्जर्स हो वो ब्रिज के ऊपर मार्च नहीं करते, वो जो है वो ब्रिज को बिल्कुल नॉर्मली पैदल चलते हुए जो है वो उतरते हैं और फिर उसके बाद दोबारा मार्च करना शुरू कर देते हैं। अगर उनके मार्च के रास्ते में कोई ब्रिज आ जाए तो वो अपना मार्च रोककर नॉर्मली जिस तरह वॉक की जाती है बिल्कुल वॉक करके फिर उतरते हैं ब्रिज से। इसका रीजन क्या होता है बेटा? इसका रीजन समझने से पहले ध्यान में रखिएगा कि जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपस में मिलती हैं तो सम टाइम डिस्ट्रक्टिव वेव जनरेट होती है, तो चीजें ब्रेक भी हो जाती हैं। तो होता यह है कि ब्रिज की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ईच ब्रिज हैज इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और मार्चिंग सोल्जर जो हैं जब वो मार्च कर रहे होते हैं लेफ्ट राइट एक फिक्स ऑर्डर से वो मार्च करते हैं, तो बेसिकली उनकी बॉडी वाइब्रेट हो रही होती है, वो जमीन पर वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। अब जमीन पर वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, जब वो ब्रिज पर पहुंचते हैं तो उनकी वाइब्रेशन की भी एक फ्रीक्वेंसी है जो कि सोल्जर मार्च की होती है, और ब्रिज की भी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो इस बात का खतरा होता है कि अगर ये दोनों नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आपस में मिल जाएं तो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि जब दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आपस में मिलती हैं तो ऑब्जेक्ट में कोई मेजर चेंजेस आते हैं, वो कोलैप्स हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से सोल्जर्स को ब्रिज पर मार्च नहीं करने दिया जाता, वो अपना मार्च रोक कर जो है वो नॉर्मली पैदल चलते हैं ब्रिज के ऊपर, क्योंकि अगर उनकी फ्रीक्वेंसी जो उनके मार्च की वजह से जनरेट हो रही है और ब्रिज की फ्रीक्वेंसी जो उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर ये दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मिल गई तो ब्रिज वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और ब्रिज अगर वाइब्रेट करेगा तो ऑब्वियसली वो ब्रेक हो जाएगा, उसकी बुनियादें कमजोर होंगी और वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा। तो ये वो रीजन है कि सोल्जर जो है वो ब्रिज से मार्च नहीं करते। इसी तरह बेटा और भी है, फॉर एग्जांपल एक सिंगर थे, जब वो गाना गाते थे तो उनकी जो है वो गिलास टूट जाया करते थे, सामने अगर उनके गिलास रखा हुआ होता था वो गिलास ब्रेक हो जाता था। मशहूर सिंगर थे, नाम मुझे इसका याद नहीं है। तो उसका रीजन क्या था बेसिकली कि
और ये हर टाइम नहीं होता था, सम टाइम होता था, लेकिन वो मशहूर थे इस चीज के लिए। तो बेटा उसका रीजन बेसिकली क्या था कि इंसान की, जब इंसान बात करता है, बोलता है, सही है, तो उसकी वाइब्रेशन होती है उसके थ्रॉट की। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी वाइब्रेशन किसी चीज से मीट कर गई, फॉर एग्जांपल गिलास से मीट कर गई, ठीक है, क्योंकि गिलास की अपनी एक वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जब ये दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मीट कर गई तो क्या होगा, गिलास वाइब्रेट करेगा और वो ब्रेक हो जाएगा। और ऐसा हमेशा नहीं होता, ये बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है। इसी तरह जो सोल्जर वाली एग्जांपल है कि सोल्जर जब ब्रिज पर मार्च करेंगे तो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, ये हमेशा नहीं होगा, बहुत ही रेयर केस में, ठीक है। कि वंस इन अ थाउजेंड, वंस इन अ 10,000, के 10,000 में से कोई एक दफा शायद ऐसा कोई वाकया हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। 100% कोई श्योरिटी नहीं होती, इवन 1% भी नहीं होती, बट सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है। इस वजह से फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन वो ये काम नहीं करते, ठीक है। तो हमेशा गाना गाने से गिलास नहीं टूटेगा, ब्रेक नहीं होगा, जस्ट फॉर द, ये सिर्फ रेयर केस में होगा कि क्या पता वो फ्रीक्वेंसी उनके साउंड की मिल जाती होगी गिलास से, जिसकी वजह से गिलास ब्रेक हो जाता है। वरना कितने ही सिंगर्स हैं जो गाना गाते हैं और गिलास ब्रेक नहीं होता। वो पर्टिकुलर सिंगर थे, उनकी वॉइस में ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी होगी जो कि गिलास की फ्रीक्वेंसी से मीट कर जाती होगी, जिसकी वजह से गिलास ब्रेक हो जाता था, और वो भी हर टाइम नहीं होता था, एक आध दफा कोई ऐसा वाकया हुआ था। तो बताने का मकसद ये है कि हमेशा जब दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मिलती हैं अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के साथ, तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट में फिजिकल चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक, और यहाँ पर आपका पेंडुलम का टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेव का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लिएगा इन टॉपिक्स को, ताकि आपके पास जो है वो कोर्स का बर्डन एक साथ ना हो स्कूल्स ओपन होने के बाद। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।